नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने जो है अजमेर का चौहान वंश पढ़ा है और इसके बाद आज जो है हम रणथंभौर के चौहानों को हम पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि कल जो अजमेर के जो चौहान में पृथ्वीराज तृतीय आपके थे वो गौरी से हार जाते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में। और फिर उनके भाई गोविंद राज चौहान वो गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और वो जो है गोविंद राज वो रणथंभौर में क्या करते हैं, चौहान वंश की स्थापना करते हैं। रणथंभौर कहाँ है तो सवाई माधोपुर में आपके रणथंभौर पड़ता है। और देख लेते हैं, पृथ्वीराज तृतीय के जो पुत्र थे गोविंद राज चौहान वो जो है 1194 ईस्वी में क्या करते हैं, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, चौहान वंश की स्थापना यानी चौहानों की शाखा को जो है रणथंभौर में स्थापित करते हैं। फिर गोविंद राज के बाद जो है क्रम के जो शासक हुए हैं उसमें वालहन हैं, उसके बाद प्रहलाद आते हैं, उसके बाद वीर नारायण आते हैं, उसके बाद वाघ भट्ट आते हैं और फिर आते हैं जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह के बाद आते हैं हम्मीर देव। तो जो मेन शासक है वो हमारे हम्मीर देव है। हम्मीर देव को हमें पूरा पढ़ना है। और हम्मीर देव जो है अपने पिता जैत्र सिंह की जो है 32 खंभों की छतरी बनाते हैं, क्योंकि इनका जो शासन काल है जैत्र सिंह का वो 32 साल का है, 32 ईयर का है। तो 32 साल के शासन के कारण इनकी जो 32 खंभों की छतरी कौन बनाते हैं, हम्मीर देव बनाते हैं रणथंभौर में जैत्र सिंह की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम्मीर देव जो हैं उनकी बात करते हैं। हम्मीर देव के जो गुरु थे वो थे राघव देव और इनके जो घोड़ा था उसका नाम था बादल। अगर बात करें कि हम्मीर देव के जो विद्वान हुए थे वो थे बीजादित्य, इनके दरबारी विद्वान थे बीजादित्य। हम्मीर देव के ऊपर काफ़ी साहित्य की रचना हुई है, उनकी हम बात कर लेते हैं। और इनकी पुत्री का नाम था देवल दे और पत्नी थी रंग दे। पत्नी का नाम रंग दे, पुत्री का नाम देवल दे। ठीक है, 1282 से 1301 इनका शासन पीरियड रह जाएगा, ये देख सकते हैं। साहित्य की बात करते हैं, कौन कौन से साहित्य की रचना हुई है। तो एक तो है हम्मीर रासो, जिसकी रचना करते हैं जोधराज जो है हम्मीर रासो की रचना करते हैं। एक और हम्मीर रासो है, इसकी रचना सारंगधर करते हैं। तो दोनों ही नाम सेम है, हम्मीर रासो, एक की रचना जोधराज करता है और एक की रचना सारंगधर करते हैं। एक है हम्मीर महाकाव्य की जो रचना करते हैं वो हो जाएंगे नयन चंद सूरी जो है हम्मीर महाकाव्य की रचना करते हैं। हम्मीरायण की रचना जो है भांड व्यास जो है वो हम्मीरायण की रचना करते हैं। हम्मीर हट इसकी रचना चंद्रशेखर करते हैं और हम्मीर बंधन की रचना जो है अमृत कैलाश करते हैं। तो ये रचना ध्यान रखनी है। ठीक है, हम्मीर देव के ऊपर जो रचना हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हम्मीर देव का जो युद्ध हुआ है वो युद्ध की बात कर लेते हैं। तो 1291 में इनका युद्ध होता है जलालुद्दीन खिलजी के साथ। हम्मीर का जो युद्ध होता है जलालुद्दीन खिलजी के साथ होता है। और चूँकि हम्मीर जो रणथंभौर का दुर्ग है, इसका जो कुंजी कहे जाने वाला जो दुर्ग है वो होता है झाइन दुर्ग जब तक नहीं जीतते थे उससे पहले आप रणथंभौर पर आक्रमण नहीं कर सकते हो या रणथंभौर को आप नहीं जीत सकते हो। यानी कि झाइन दुर्ग को क्या कर सकते हैं हम, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कह सकते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है कि जो झाइन का युद्ध है, झाइन दुर्ग है, उसको तो जीत लेता है, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को जो वो नहीं जीत पाता है और वापस लौट जाता है। इस समय जो हम्मीर देव के सेनापति थे वो थे गुरुदास सैनी इनके सेनापति थे। ठीक है, तो जब जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1291 में और वो रणथंभौर को जीतने के लिए आता है, लेकिन वो पहले झाइन जीतना होता है। तो झाइन दुर्ग को तो वो जीत जाता है, लेकिन जैसे रणथंभौर पर आता है तो वो नहीं जीत पाता है और इस कारण वो निराश होकर वापस चला जाता है। और इस कथन में वो एक कथन कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो ये कथन किसका है, ये कथन हमें ध्यान रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी का है। किसके संबंध में कहा था इसने, रणथंभौर दुर्ग के संबंध में कहा था, क्योंकि वो रणथंभौर का दुर्ग नहीं जीत पाया था इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं।
तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो सफल नहीं हो पाता रणथंभौर के दुर्ग को जीतने में। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1299 ईस्वी में जो है रणथंभौर पर जैन दुर्ग पर फिर से अटैक करता है, आक्रमण करता है। और इस समय जो जैन के जो सेनापति थे वो थे धर्म सिंह और भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह जो है वीरता से युद्ध करते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो जैन को जीत जाता है और उसके बाद जो है वो रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए बढ़ता है। तो रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो रणथंभौर की जो दीवार हैं, जो वहाँ का किला है, दरवाज़ा है, उसको भेद नहीं सकता और भेद नहीं पाता। और वो 1301 ईस्वी आ जाती है, तब तक वो वहीं पर बैठा रहता है। तो फिर क्या होता है कि रणमल और रत्तीपाल दो जो है सेनापति थे। देखो इसमें हम देखेंगे कि रणमल रत्तीपाल जो है वो सेनापति थे किसके? हम्मीरदेव के। और ये क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं हम्मीरदेव के साथ और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को क्या करवा देते हैं? दुर्ग में प्रवेश करवा देते हैं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर रणमल रत्तीपाल जो विश्वासघात करते हैं, दुर्ग का गेट खोल देते हैं और उससे क्या हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना क्या हो जाती है? दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। होता क्या है कि रणथंभौर के जो हम्मीरदेव हैं वो अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर को दीवारों को भेद नहीं पा रहा था, अंदर नहीं जा पा रहा था, तो वो क्या करता है कि संधि प्रस्ताव भेजता है। और संधि प्रस्ताव में क्या होता है? हम्मीरदेव की तरफ से रणमल और रत्तीपाल को भेजा जाता है। रणमल और रत्तीपाल जब अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं संधि के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि इनको जो है शासक बनाने का इनको जो है लालच दे देता है कि मैं आपको जो है रणथंभौर का शासक बना दूंगा, आप मेरी क्या करें? सहायता करें। तो ऐसे में रणमल रत्तीपाल क्या करते हैं कि विश्वासघात करते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है रात को या सुबह जो है दुर्ग का गेट खोल देंगे और आप जो है दुर्ग में प्रवेश कर जाना। तो ऐसा कहकर जो रणमल रत्तीपाल दुर्ग में आ जाते हैं और सुबह सुबह जो है रणमल रत्तीपाल दुर्ग का गेट खोल देते हैं। क्योंकि उस समय सारे सैनिक जो है हम्मीरदेव के वो व्यस्त थे और वो अचानक से आक्रमण करते हैं। तो ये विश्वासघात के कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है रणथंभौर दुर्ग को जीत जाता है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि एक और कारण था अलाउद्दीन खिलजी का जो दुर्ग पर आक्रमण करने का। एक था मीर मोहम्मद शाह जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। लेकिन होता क्या है कि चिमना बेगम जो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी, उसको लेकर जो उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था मीर मोहम्मद शाह का। और मीर मोहम्मद शाह जो है वो किसके पास चला जाता है? हम्मीरदेव के पास चला जाता है कि मुझे शरण दीजिए। और हम्मीरदेव के पास चला जाता है तो फिर अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि हमें मीर मोहम्मद शाह को सौंपिए। लेकिन हम्मीरदेव कहते हैं कि हम जो शरण में आए लोगों को, है ना, शरण में आए लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो वो मीर मोहम्मद शाह को नहीं सौंपते हैं। ये कारण भी था कि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अब इसकी तरफ से सेनापति को ध्यान रखना है, नुसरत खां, उलग खां, ये जो सेनापति ये मारे जाते हैं। युद्ध बड़ा भयंकर होता है और इसमें जो है इनके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। उनकी बुक है ख्वाजा उल फतह। उसमें ये लिखते हैं कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया? घर हो गया। ये बात लिखते हैं ख्वाजा उल फतह बुक में दरबारी कवि अमीर खुसरो, जो किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अब हमें ध्यान रखना है कि जो हम्मीरदेव है वो तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और जो रानी रंग देवी वो क्या करती है? पद्मना तालाब में कूदकर क्या कर लेती? जल जोहर कर लेती। जल जोहर यहाँ पर किया जाता है। तो एकमात्र जल जोहर अगर पूछा जाए कहाँ हुआ है तो वो हुआ है रणथंभौर में। और है ना, यह राजपूताने का पहला शाखा और एकमात्र जल जोहर कहा जाता है। यानी कि जो पहला शाखा है वो भी आपके 1301 ईस्वी का रणथंभौर का ध्यान रखना है। और क्या है? एकमात्र जल जोहर है। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग से संबंधित कुछ फैक्ट है, कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है।
रणथंभौर दुर्ग जो है गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी कि ये गिरि दुर्ग भी है, वन दुर्ग भी है, एरन दुर्ग भी है। नौलखा दरवाज़ा जो है वो आपको रणथंभौर में देखने को मिलेगा। त्रिनेत्र गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर लक्की मेला लगता है भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को, वो भी आपका कहाँ है, रणथंभौर में है। जैत्र सिंह जो कि हम्मीरदेव के पिताजी थे, जिन्होंने 32 वर्ष शासन किया था, उनकी याद में 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, वो भी कहाँ है, रणथंभौर में। सदरुद्दीन पीर की दरगाह की बात करें तो वो भी आपके रणथंभौर में मिलेगी। जोगी महल दुर्ग के बाहर स्थित है। और गुप्त गंगा जो है रणथंभौर में बहती है। हम्मीर की कचहरी भी जो है वो रणथंभौर में है, जहाँ पर हम्मीर बैठकर जो है शासन करते थे। जोरा भोरा महल, पद्मना तालाब और रानीहड़ तालाब, ये भी कहाँ है, रणथंभौर में है। अबुल फजल जो है अपनी बुक आईने अकबरी में एक बात लिखते हैं और वो इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर का दुर्ग जो है बख्तरबंद है। और इनकी बुक हो जाएगी आईने अकबरी। ठीक है, अकबर के दरबारी थे लेकिन तारीफ़ करते हैं किसकी, रणथंभौर के दुर्ग की। तो ये तो हो गया आपका रणथंभौर का इतिहास। हमें इसमें हम्मीरदेव भी पढ़ना था क्योंकि ये ही जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो जालोर के चौहान चलेंगे, जालोर के चौहान का इतिहास हम देखेंगे। और उसके बाद जो है मेवाड़ के और मुग़ल सल्तनत दोनों ही हम पढ़ेंगे, मेवाड़ के साथ कैसे उनके संबंध है। तो ये जालोर का इतिहास है। ध्यान इसमें ये रखना है, युद्ध की बात करें तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध होता है। रणमल रत्तीपाल विश्वासघात कर लेते हैं। ठीक है, मीर मोहम्मद शाह को ये शरण देते हैं हम्मीरदेव, और इस कारण अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। ठीक है, इसके बारे में कथन ध्यान रखना है कि जो अबुल फजल क्या कहता है, अबुल फजल कहता है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे, केवल रणथंभौर का दुर्ग जो है वो क्या है, बख्तरबंद है। और आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये बात कहने वाले कौन है, अमीर खुसरो। बुक का नाम याद रखना है, ख्वाजाई उल फतह, ख्वाजाई उल फतह। ठीक है, पहला साका है, एकमात्र जल जौहर है, रणथंभौर में हुआ है। और जल जौहर करने वाली जो है वो रंग देवी आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो आज यहीं तक। कल हम पढ़ेंगे जालोर और फिर हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास।